रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दुनिया भर में जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और आबादी के हिसाब से अगर पानी को देखा जाए तो पानी की उपलब्धता जो है उसके अनुपात में बहुत ही कम होती जा रही है। खेती किसानी वालों के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, बढ़ावा खेती किसानों को भी देना पड़ रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनका नाम है चंद्रभूषण पांडे जी। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। क्या आपको लगता है कि इस बार ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मारामारी थी, कॉन्संट्रेटर की जो हाय तौबा मची हुई थी, हमारी प्रकृति ने पहले से ही हमको इतना ऑक्सीजन दे के रखा था, पर शायद हम उस चीज को समझ नहीं पाए। नीम और पीपल के जो पेड़ हैं, काफी सारे थे, लेकिन जो कि 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते थे। क्या आपको लगता है कि हमारे पास प्रकृति ने पहले से ही दे के रखा था और हमने उसको उसके तरफ ध्यान नहीं दिया? निश्चित रूप से जिस आपाधापी में आज की सभ्यता आगे बढ़ रही है, जी, उसमें हम ढेर सारी उन चीजों को भूलते जा रहे हैं जो जीवन के मूल आधार है। जी, आज इस सच को समझना आसान हो गया है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि ये सृष्टि की रचना क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों से हुई थी, जी, जिसमें धरती की बात है, पानी की बात है, हवा की बात है, अग्नि की बात है। और आप देखेंगे कि आज ये जो पंच तत्व हैं, ये स्वयं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मिट्टी बीमार हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, हवा जहरीली हो गई है। और जो विविधता के नाम पर जो ये वास्तव में देखा जाए, मिट्टी पानी हवा का पोषण करने वाली जो वनस्पतियां हैं, वो मानव की ललचाई हुई निगाहों के चलते बिल्कुल, बिल्कुल सर। विनाश की ओर बढ़ रही हैं। जी, इसमें दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन की जो चुनौती पैदा हुई है, या आप देखेंगे कि ढेर सारे और भी रोग आ रहे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं से इन प्रकृति के तत्वों के बीच में असंतुलन एक बड़ा कारण है, और उसके बिल्कुल। लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। जी। सर, हम्म। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी। सर, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन में एक चीज़ ये देखने के लिए मिली है कि हमारी जो प्रकृति हो, जैसे उसको संजीवनी मिल गई हो, सब कुछ वापस खिल उठा है और नदियों का पानी साफ हो गया और एयर पॉल्यूशन जो था वो कम हो गया। कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि मनुष्य जो है, वो प्रकृति का दुश्मन है? निश्चित रूप से एक अंग्रेजी में शब्द चलता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जी, देखिए, जो मानव जनित समस्याएं हैं इस धरती जी। पर, वो सर्वाधिक है। अब शेर ने कितनी समस्याएं पैदा किया, अगर किसी से पूछा जाए तो कोई शायद ही बता पाएगा। सही कौवे बात ने है। क्या समस्या पैदा की इस धरती पर, शायद ही कोई बता पाए। जी, नीम के पेड़ ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। बिल्कुल। नदियां और तालाब भी शायद ही कभी किसी को कोई दुख देते हो। तो जी, देखिए, ये जो सृष्टि है, सृष्टि में चाहे जड़ हो या चेतन हो, इन दोनों का जो समुच्चय है, इससे सृष्टि का संचालन हो रहा है। और आज जो स्थिति है, मनुष्य एकाधिकार स्थापित करना चाहता जी, है। ये जो हमारे यहाँ एक पुराणों में कहानी है कि 84 लाख योनियां, तो मैं कई जी, बार बात करता हूँ लोगों से कि 84 लाख में से अगर एक घटाइए तो बचता है 83,99,999। बिल्कुल। अब एक जो है वो इतनी बड़ी संख्या पर भारी है। और अगर वास्तव में कोई जनमत संग्रह कराया जाए, उनके बीच में जो वन्य जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो पहाड़ हैं और जो झील है, अगर ये बैक्टीरिया है, फंगस है, इनसे पूछा जाए कि आपको दिक्कत किससे, जी, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि इस 84 लाख में शायद ही कोई वोट इंसान के पक्ष में गिरेगा। हर कोई इंसान से नाराज है, दुखी है, परेशान है। और मैं कई बार लोगों से बात करता हूं कि इस धरती में जो खसरा खतौनी होती है, जमीन जायदाद में जो नाम लिखा होता है, जी, क्या शेर के नाम कोई जमीन है, गिलहरी के नाम कोई जमीन है, लोमड़ी के सही नाम बात। कोई जमीन है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है नहीं है। सर। और सोचिए, जो तालाब के नाम पे जमीन है, उसको हम पाट करके तालाब को खत्म कर रहे हैं, हम नदियों बिल्कुल, को समाप्त कर रहे हैं, हम वृक्षों को, हम गांव के रहने वाले हैं। मैं तो देखा मेरे गांव में जब बंटवारा हुआ, मेरे बाबा के बाद जो अगली पीढ़ी आई, जी, तो बंटवारे में जो सबसे पहला पेड़ों का बंटवारा हुआ। और पेड़ों के बंटवारे में इस तरह नहीं हुआ कि कोई पेड़, मान लिया कोई पीपल का पेड़ ले लिया, कोई महुआ का ले लिया, ऐसा नहीं हुआ। पेड़ों को जी, काटा गया और काटा उनकी गया। लकड़ियां बांटी। जी, पेड़ों को काटा गया और लकड़ियां बांटी गई। और ऐसा हमारे गांव में नहीं हुआ, ये हर गांव की कहानी है। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब जिन राज्यों में तो काफी
सघनता से मेरा दौरा होता रहता है, तो मैंने आंखों से देखा है। जी, तो देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारी जो समस्या की जड़ है वो मनुष्य है, और मनुष्य को ही समस्या के समाधान के लिए आना होगा। सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में या इस पूरी धरती पर जी, लोगों का फेफड़ा खराब हो रहा है, सही क्योंकि बात जिस है। जहरीली हवा में आप सांस ले रहे हैं, जी, तो वो हवा आपके फेफड़े को खराब कर रही है। और दिल्ली को लेकर के और भारत में तो दुर्भाग्य है हमारा कि दुनिया के सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों में कभी-कभी 14 और 15 शहर भारत के होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इसका जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि भारत के 20 सर्वाधिक जब हम शहरों की सूची बनाते हैं, तो 10 से 12 शहर हमारे यूपी के आ जाते हैं। तो ये जो तस्वीर है, इसमें आप देखिए कि हमारी हवा जहरीली हो गई है, बिल्कुल और ये सर। हवा स्पेशली बच्चों के फेफड़े को खराब करी। छोटे-छोटे बच्चे सर सुबह जिन स्कूल के लिए सर निकलते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जिन बच्चों को बचपन से ही जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा होगा, उनके लिए आने वाली जनरेशन उनके आने वाली जो समय रहेगा, उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक साबित हो सकता वो है। बहुत खतरनाक होगा। ये वास्तव में इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जो बच्चे इस जहरीली हवा में जन्म ले रहे हैं, इस बिल्कुल, जहरीली हवा में उनका विकास हो रहा है, वो कितना अपना जीवन का आगे का समय वो कितनी सफलता के साथ पूरा कर पाएँगे, ये बड़ा दुखद है। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, हमारा जो मिशन कल के लिए जल अभियान है, उसमें हम यही बात करते हैं जी कि जो सर। कल है, जो जी, आगे आने वाली जनरेशन है, जी, उसका भविष्य क्या होगा, उस लिहाज से हमें अपनी जीवन शैली को निर्धारित करना है। बिल्कुल। और मेरे सर पिताजी ने मुझे जैसा जंगल दिया, जैसी हवा दिया, जैसा जी, पानी दिया, जी, क्या मैं अपने बेटे को देने जा रहा हूँ? ये जो जनरेशन गैप खड़ा हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के बंटवारे में, पीढ़ी को अंतरित करने में, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक बिल्कुल। पिता के रूप में हमारा अपराध है, एक माँ के रूप में हमारा अपराध है, एक भाई के रूप में हमारा अपराध है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को वह प्राकृतिक संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, जिस मात्रा और गुणवत्ता में मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। जी। सर एक चीज़ जी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर हम अगर पुराने ज़माने की बात करें तो राजशाही जब हुआ करती थी, तो ये परंपरा थी कि जो राजा हुआ करते थे वो चित्रकारों को, शिल्पकारों को, संगीतकारों को संरक्षण दिया करते थे। तो आपको नहीं लगता कि आज की जो हमारी सरकारें हैं उनको भी पर्यावरण के लिए और जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरण को लेके काम करते हैं, उनको संरक्षण देने की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है? कि इसमें दो राय नहीं कि जब समाज का जैसे एक यक्ष प्रश्न आता है, युधिष्ठिर से यक्ष ने का एक सवाल था कि किस जी, रास्ते पर चलना चाहिए? जी, तो उन्होंने कहा उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसपे महापुरुष लोग चले हों, महाजन लोग जिस पे चले हों। तो बिल्कुल। देखिए क्या है, एक समाज का जो मार्ग दिखाने वाला वर्ग है, जी, जिसको हम पहले ऋषि बोलते थे, जी, ऋषि मुनि की परंपरा थी इस देश में। आज जो है, जो वैज्ञानिक समाज है, जो सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, उनका कोई निजी जीविका नहीं है, निजी उनका कोई व्यापार नहीं है, वो समाज की चुनौतियों पर चिंतन करते हैं, समाधान परोसते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इनकी आवाज को सरकारों को सुनना चाहिए, उनकी आवाज में जो बातें सार्थक है, सारवान बातें हैं, उस बिल्कुल। पे सरकारी नीतियां प्रभावित हों तो अच्छा होगा। मुझे जी, खुशी है ये कहने में कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश या देश की सरकार है, ये पर्यावरण को लेके काफी संवेदनशील है। बिल्कुल। और आज कम से कम मैं एक कह सकता हूँ कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, जी, जिस तरह से छोटी-छोटी नदियों के संरक्षण की बात है, तो थोड़ा-थोड़ा आवाज सरकारों के कान तक पहुँच रहा है। लेकिन जी। सत्ता प्रतिष्ठान थोड़ा ऊँचा सुनता है, और ऊँचा सुनने वालों के लिए भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है, तो अभी पड़ती है, सही पर्यावरण बात के है क्षेत्र सर। में काम करने वालों की भीड़ नहीं है। सर एक जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जैसे पेड़-पौधे थे, पहले हमारे देश को सर सोने की चिड़िया कहा जाता था। बड़े-बड़े जी। पहाड़, हरे-भरे पहाड़ हुआ करते थे, नदियों में पानी लबालब भरा हुआ रहता था सर, हरे-भरे जंगल हुआ करते थे। क्या सर हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएगा? निश्चित रूप से पूरी दुनिया आज जो दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें दो बड़ी चुनौतियों की बात आती है। एक तो हिंसा और आतंक की चुनौती है, बिल्कुल सर, दूसरा जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जलवायु बदल रही है, इसका जी, समाधान भी भारत के पास है। जी, क्योंकि हमारे वेद और उपनिषदों में जिस तरह से प्रकृति की पूजा है, प्रकृति की चर्चा है, चाहे सूर्य हो, चाहे वरुण हो, चाहे पवन देवता हो, चाहे पहाड़ को भगवान शिव ने अपना निवास बनाया, नदियों में जिस तरह से गंगा और ऐसी देवी की जो अवधारणा है हमारे यहाँ, तो मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया को भारत को रास्ता दिखाने का महत्वपूर्ण अपेक्षा समाज कर रहा है। तो हमें एक सोने की चिड़िया वाला भारत तो बनाना ही है, इस पूरी धरती को
पूरी दुनिया को, भारत बिल्कुल को मार्ग दिखाना है कि किस तरह से ये धरती अपने समृद्धि के लिए, अपने सभी के साथ न्याय करने के लिए, पोषण करने के लिए जानी जाती रही है, बिल्कुल वैसे पुनः स्थापित हो और किसी को भी अभाव न हो, शुद्ध हवा मिल सके, लोगों को संतुलित भोजन मिल सके, हरियाली बिल्कुल मिल सके और इस धरती पर रहने वाले जो भी जीव हैं जी सबका कल्याण हो सके, बिल्कुल ऐसी सर। ऐसी जीवन शैली की स्थापना की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के थैंक लिए यू। देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।